Hello students, I am your SS teacher सुषमा मैम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे S7 एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम S7 सिलेबस का रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन के आवर पास्ट के S7 के सिलेबस के चैप्टर और सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 1 to 5 चैप्टर में आपके पास वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। और टुडे भी स्टार्ट चैप्टर 3 जियोग्राफी, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। ये वीडियो सुनने से पहले आप लेसन की वीडियो अगर सुनते हैं तो लेसन को और अच्छी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल यूज्ड बाय यू एवरी डे। यानी कि हम हर दिन हर रोज कौन से जो कॉमन मिनरल्स हैं जिनका प्रयोग करते हैं। तो साल्ट, जैसे हम नमक का प्रयोग हर रोज करते हैं। गोल्ड, जो हम डालते हैं ऑर्नामेंट्स, आभूषण। एंड कॉपर, दीज आर द 3 मिनरल्स जिसका हम, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, आयरन है, ये बहुत सारी मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं जिसका प्रयोग हम अपने डेली यूज में करते हैं। तो ये कॉमन मिनरल्स हैं जो हम एवरीडे यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन और क्या है, जिसको हम एस के बोलते हैं और को। वेयर आर द ओर ऑफ द मेटलिक मिनरल जनरली लोकेटेड। वे कौन से मेटलिक मिनरल्स हैं जो जनरली हम ओर से निकालते हैं, ओर से प्राप्त करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। जो मेटलिक मिनरल्स हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं। तो रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। यानी कि वो मिनरल्स, वो खनिज जिसे हम चट्टानों से निकालते हैं, सेल से निकालते हैं, या वे चट्टान या सेल जिनसे हम मिनरल्स को माइन करते हैं, निकालते हैं, खोद करके निकालते हैं, या वैसे अलग अलग तरीके से मेथड से हम निकालते हैं। फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड ओर ऑफ एनी मिनरल्स। यानी कि हम जो पदार्थ हैं, मटेरियल है जो चट्टानों में पाए जाते हैं, वो उनको हम मिनरल कहते हैं। इट मस्ट कंटेन मिनिमम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ दैट मिनरल। यानी जो मिनरल्स हैं उनकी अपनी खुद की क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है, सो दैट इट कैन बी एक्सर्टेड प्रॉफिटेबली। तो इस प्रकार वे प्रॉफिटेबली हमारे लिए हम उसका यूज करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं अपने उपयोग के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम मिनरल्स का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। जहां पर नेचुरल गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो 2 एरिया या 2 रीजन कौन कौन से हैं। तो दीज आर द रसिया एंड नॉर्वे। ये वर्ल्ड के अंदर आर द 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस। अगर यही बात हम अपने इंडिया की करते हैं तो इंडिया के हम राजस्थान का जैसलमेर राजस्थान में, एंड मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हैं जहां नेचुरल गैस पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ वर्ल्ड के दे रखे हैं, रसिया एंड नॉर्वे। अगर इंडिया की पूछे तो जैसलमेर राजस्थान और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। यानी कि जो यहाँ रूरल एरिया में किस प्रकार की एनर्जी को आप सजेस्ट करेंगे, कोस्टल एरिया में किस प्रकार की एनर्जी को सजेस्ट करेंगे, और एरिड रीजन में आप किस प्रकार की एनर्जी को यूज करने के लिए सजेस्ट करेंगे। तो रूरल एरिया के अंदर हम बायोगैस एनर्जी फॉर रूरल एरिया, बायोगैस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है रूरल एरिया के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो एनिमल्स को पाला जाता है और एनिमल्स के डंग से या उनके यूरिन से हम बायोगैस आसानी से बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोस्टल एरिया। कोस्टल तटीय एरिया कौन से हैं, यानी कि जैसे केरल साइड में, तमिलनाडु साइड में, कर्नाटका साइड, गुजरात, महाराष्ट्र आदि ज़्यादा कोस्टल एरियाज। तो यहाँ पर हम हाइडल एंड टाइडल एनर्जी का कोस्टल एरिया के लिए हम यूज कर सकते हैं। टाइडल यानी कि जो सी समुद्र के अंदर टाइडल की मदद से जो हम एनर्जी को तैयार करते हैं तो उसी एनर्जी का, और हाइडल पवन ऊर्जा के, जो बड़े बड़े पवन ऊर्जा के वो लगाए जाते हैं
सिस्टम तैयार किया जाता है, तो ये हम कोस्टल एरिया में यूजफुल हो सकते हैं। एरिड रीजन यानी कि सूखे क्षेत्र, जैसे जहाँ गर्मी ज़्यादा है। डेजर्ट एरिया के अंदर जैसे राजस्थान में वाइंड एंड सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी से और हवाओं से जो तेज हवाओं का प्रयोग करते हुए हम एनर्जी को बना सकते हैं और एनर्जी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। अब 5 तरीके बताएं जिससे हम अपने घर के एनर्जी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? यहाँ फर्स्ट, स्विचिंग ऑफ द अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जो अप्लायंसेस या जिन वस्तुओं का हम प्रयोग नहीं कर रहे उनको स्विच ऑफ करें। जैसे हम रूम में बैठे हैं, फैन ऑन है, लाइट ऑन है और हम रूम से जा रहे हैं, तो फैन को भी और लाइट को भी ऑफ करके जाएंगे कि जब हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे तो हम इसको ऑफ कर दें। मिनिमल यूजेज एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत से भी कम हम अपने मिनरल्स का यूज करें, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेव कर सकें। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल ब्रीज एंड लाइट बाय द कीपिंग द विंडोज ओपन, यानी कि घर के अंदर हम जो नेचुरल हवा है या नेचुरल रोशनी है सन की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। विंडो को ओपन कर सकते हैं ताकि घर के अंदर जो नेचुरल लाइट है, नेचुरल ब्रीज है, वो इंटर कर सके। नेक्स्ट, कीपिंग द लाइट डस्ट फ्री, जो लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है, उसको डस्ट से साफ करें। जैसे घर में हमारे जो लाइट्स हैं उनको हम साफ रखें ताकि जो उसकी लाइट है, रोशनी, वो अच्छी रहे। एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस एंड यूजेज ऑफ अप्लायंसेस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अप्रोप्रिएट किसी चीज़ को मेंटेन करना और उसके जो कोई भी वस्तुएं हैं उनको मेंटेन रखने और उनका प्रयोग करने का हमें अच्छी तरह से उन चीज़ों का पता होना चाहिए, या इंस्ट्रक्शन हमें, निर्देश उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। किसी भी वस्तु को हम ऐसे यूज़ करें, उसके इंस्ट्रक्शन हमें पता नहीं है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये बातें हमें पता नहीं है, तो हमें किसी भी वस्तु जिसका हम यूज़ करें, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कैसे रखी जाएगी, उसको कैसे हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो जैसे घर में एसी है या कूलर है, जिन चीज़ों का हमारे जिन मिनरल्स का, खनिज का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनका हमें मेंटेनेंस और यूज़ करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, इनमें से जो मिनरल्स की विशेषता नहीं है, इन 4 ऑप्शन जो यहाँ दे रखे हैं उनमें से क्या नहीं है? दे आर इनहेक्सुएटेबल, यानी कि वे असमाप्त होते हैं। कौन? मिनरल समाप्त नहीं होने वाले। लेकिन कुछ हैं जैसे हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, कि जैसे कोयल है, कोयला है, जिसका हम अनलिमिटेड अगर यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन नेचुरल ये क्या होते हैं, फॉर्मेशन होती रहती है इनकी नेचुरल तरीके से, इसलिए क्या है? दे आर इनहेक्सुएबल्स, ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूसर ऑफ मिका, यानी कि जो हमारा अभ्रक है उसका प्रोड्यूसर नहीं है इन चारों में से, तो ये कर्नाटका, बाकी झारखंड में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है मिका अभ्रक, लेकिन कर्नाटका के अंदर नहीं पाया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका? तांबे का कहाँ किया जाता है? ये चिली। कौन सा? ये चिल्ले देश है। जिम्बाब्वे और घाना में नहीं, सबसे ज़्यादा चिल्ले में किया जाता है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन, तो अब अपने रसोई घर में जो एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं तो उसको संरक्षित नहीं करेंगे। कौन सा तरीका जिससे आप उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे? तो यहाँ हम कुकिंग फूड इन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, यानी कि आप जब खुले बर्तन में खाना बनाएंगे तो उससे ज़्यादा एलपीजी यूज होगी, उसको आप नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें कुकर में या ढककर ही खाना पकाना चाहिए ताकि हम एलपीजी गैस को सेव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव रीजन बताने हमें कि क्या रीजन है कि जिससे हमारे एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग यूज्ड डैम्स, यानी कि बड़े बड़े जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनके जो निर्माण की से पहले कौन कौन सी जो हमें ध्यान देना चाहिए, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट हैं, किन एस्पेक्ट्स का हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारे, इन पे ध्यान देंगे हम। फर्स्ट है
एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। बड़े बड़े डैम बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डैम क्रिएट इन बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम, यानी कि डैम बनाने से हमारी जो नेचुरल है अर्थ की क्रिएटिविटी है उसको हम गड़बड़ा कर रहे हैं या संतुलन बिगाड़ रहे हैं। जो अर्थ की सरफेस के बैलेंस है उसको हम असंतुलित कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन लीड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि हम जो वनों की कटाई ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो वनों के काटने से हम ज़्यादा मात्रा में काटेंगे तो हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मनुष्य को सबसे ज़्यादा सांस लेने में कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी अगर हम डिफोरेस्टेशन को ऐसे ही लगातार बढ़ावा देते रहे। पीपल बिकम डिस्प्लेस्ड, यानी कि जहाँ बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं वहाँ के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेशराइज किया जाता है कि वो स्थान छोड़कर चले जाएं। नेक्स्ट, सिटीज विलेजेस टाउन में रिक्वायर शिफ्टिंग क्योजिंग लॉट ऑफ हार्डशिप फॉर द पीपल, यानी कि जो व्यक्ति हैं शहर से, गांव से, कस्बों से शिफ्ट किया जाता है कि कुछ रीजन होते हैं जिनको गांव छोड़कर शहर, शहर छोड़कर कस्बों में जाना पड़ता है। फ्लड थ्रेट लूम लार्ज, यानी कि अगर वनों को काटेंगे पेड़ों को काटेंगे तो फ्लड की जो प्रॉब्लम है उनकी ज़्यादा होने की संभावना है कि अर्थक्वेक थ्रेट, हमें खतरा हो जाएगा, भूकंप ज़्यादा आएंगे। सिल्टिंग लेक इज ए प्रॉब्लम, यानी कि जो झील वगैरह हैं तो उनकी भी जो प्रॉब्लम है या तो वो सूख जाएंगी या दूसरी तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए हमें कोई भी डैम बनाने से पहले एनवायरमेंट जो एस्पेक्ट है उनको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोयला माइन, जो कोयला खदानें हैं ज़्यादातर जो इंडस्ट्री उद्योग लगाए गए थे वो किसके आसपास लगाए गए थे? जहाँ पर कोयला लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो कोयला इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयले का एक एनर्जी के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पावर एंड आल्सो, पावर भी हम बना सकते हैं कोयले से। आल्सो एज ए रॉ मटेरियल इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, लेकिन ये जो इंडस्ट्री लगी है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कोयला यूज किया जाता है। जैसे ट्रेन चलाई जाती है तो वो क्या है, उसके लिए एनर्जी मिलती है, ट्रेन एनर्जी से ट्रेन चलती है। तो इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोयला माइन, ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ हैं उद्योग लगाए गए थे वो कौन से एरिया के आसपास है लगाए गए थे? कोयला जो खदान थी जहाँ पर। पर्पज सेविंग कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कौन सा पर्पज था, उद्देश्य? सेविंग करना, जो बचाना था, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो परिवहन का खर्च था, कॉस्ट थी, उसमें बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए ज़्यादातर जो इंडस्ट्री वो कहाँ लगाई गई थी? कोयला जहाँ माइन होती है वहीं पर। पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज ए ब्लैक गोल्ड, हम पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कह सकते हैं, क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज ए ब्लैक इन कलर इन द क्रूड फ्रॉम, ये जो क्रूड होता है, क्रूड लेवल का होता है या क्रूड फॉल में होता है, जब कच्चा तेल होता है ये, तो इसका कलर ब्लैक होता है। एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एज पेट्रोलियम इटसेल्फ, तो ये इसके जो पेट्रोलियम खुद अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। टुडे इज ऑलमोस्ट इनवेटेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, ये जो पेट्रोलियम का प्रयोग हमारे हर दिन की जरूरत बन गया है, हर रोज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक, जो पेट्रोलियम के साथ जो अदर प्रोडक्ट इसके साथ मिलते हैं हमें, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, ये सारे पार्ट हमें जो रॉ मटेरियल के रूप में जब हम ज़मीन से पेट्रोलियम को निकालते हैं उसके साथ ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। आर प्रोड्यूस फ्रॉम दीज मिनरल रिसोर्सेज, तो इस मिनरल के साथ साथ हमें अदर मिनरल्स भी मिलते हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल हैं। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्लैक गोल्ड। क्वेरिंग कैन बिकेम ए मेजर एनवायरनमेंट कंसर्न, तो किस प्रकार ये जो खनन है, जो हम अर्थ को खोद कर कोयला, पेट्रोल, डीजल या अदर मिनरल्स को हम निकाल रहे हैं ज़मीन से, तो ये एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए चिंता का विषय है। तो कैसे है ये है क्वेरिंग कैन बिकेम ए मेजर एनवायरनमेंट कंसर्न, ये हमारे पर्यावरण के लिए मेजर चिंता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इट मे डिस्ट्रॉय द ह्यूमस ऑफ
सोयल, इसके कारण हम जो खुदाई करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी की जो ह्यूमस होती है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप, जो ह्यूमस हमारे प्लांट और क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, वो ह्यूमस हमारी मिट्टी की डिस्ट्रॉय हो जाती है, मिट्टी के नीचे से जो हम मिनरल्स निकाल रहे हैं उसके बाद। इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एट टाइम इन ऑर्डर टू ब्रेक द ह्यूज चंक ऑफ द रॉक्स। जब हम बड़ी बड़ी चट्टानों को खोद कर काट कर निकालते हैं तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज पोल्यूशन फैलता है, जो शोर का प्रदूषण है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जो नॉइज पोल्यूशन वो ज्यादा होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ रीजन है। इन द प्रोसेस ऑफ द क्लियरिंग लॉट ऑफ डस्ट इज जनरेटेड, यानी कि जो जमीन से कोयला निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो उस टाइम पे जो डस्ट है वो वायुमंडल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्योज इज एयर पोल्यूशन, जिसका कारण होता है कि हमारी जो वायु है वो प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। आल्सो ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जिससे हमारे जो आसपास का एरिया है या जो हम सब उसके कारण बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, या हमारे पर्यावरण के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं। ये व्यावसायिक हजार्ड्स के लिए, यानी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम दूसरी जो हमारी पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हमारे सामने खड़ी हैं, वो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमने डिफरेंस बताना है यहाँ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। ये मैं चैप्टर रीड कराते वक्त अच्छी तरह से समझाया गया था, अब ध्यान से सुनिए। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि हम लंबे समय तक कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज कर सकते हैं एज एनर्जी। आर जनरली एक्सट्यूएबल्स, ये साधारणतः असमाप्त होती हैं, यानी कि खत्म नहीं होने वाली थी। आर मोस्टली पोल्यूटिंग, ये इनसे क्या होता है, पोल्यूटेड होती है ये। एग्जाम्पल फायरवुड, कोयला, इससे जो पोल्यूशन वो ज़्यादा, जो लकड़ी है जिसका लकड़ी का हम गाँव में या कुछ एरिया में खाना पकाने में यूज़ करते हैं, जब कोयला का यूज़ होता है तो इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्या है, एक्सुएबल्स है, यानी कि खत्म होने लकड़ियाँ हैं, पेड़ लगाओगे पेड़ों से हमें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल आर नॉट कॉमनली यूज्ड, इनका हम ज़्यादातर यूज नहीं, अब प्रयोग में नहीं, लेकिन आने वाले प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर टाइम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जर्नली इनएक्सिटेबल्स, ये हमारे खत्म होने वाले ही, खत्म होने वाले नहीं हैं। आर मोस्टली नॉन पोल्यूटिंग, इनसे प्रदूषण कम फैलता है या बिल्कुल भी नहीं फैलता। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सोलर जो सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, हम सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट बायोगैस एंड नेचुरल गैस। तो बायोगैस और नेचुरल गैस में डिफरेंस, बायोगैस formed using organic waste such as dead plants, animal matters, animal dungs and kitchen waste। तो ये जो हमारे किचन का वेस्ट है, एनिमल्स डंग है, एनिमल्स का मैटर है, डेड प्लांट्स है, इन गले सड़े पत्तों से हम डालकर किसका बनाते हैं, फॉर्मेशन बायोगैस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ, ये कौन सा सोर्स है एनर्जी का, नॉन कन्वेंशनल, इजीली अवेलेबल है स्पेशली रूरल एरिया में, गांव के एरिया के अंदर इसका हम ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। इस पोल्यूटिंग है क्यों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एज इट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रीन हाउस पे इफेक्ट होगा क्योंकि इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। यूज ए डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, इसका हम घरेलू रूप से प्रयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए या लाइटिंग के लिए। अब नेचुरल गैस का प्रयोग, फाउंड अलोंग द पेट्रोलियम डिपोजिट, जहां हम पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकालते हैं, गैट्स रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, तो ये जो कच्चा तेल निकलता है उसके साथ ये हमें मिलता है। इट इज कन्वेंशनल सोर्सेज, ये हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज है। इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, आसानी से नहीं मिल सकता है। वेरी फ्यू कंट्रीज हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस, यानी कुछ ही देशों के प्रोड्यूस की जाती है, ये कहीं कहीं मिलती है हमें, कुछ देशों में सफिशिएंट नेचुरल गैस, यानी कि जो जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी सफिशिएंट मात्रा हमें कहीं कहीं पर मिलती है। इज ए क्लियरफुल, एक ये साफ सुथरा ईंधन है हमारे व्हीकल के लिए। यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज द इंडस्ट्री, हम इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं और डोमेस्टिक फ्यूल्स ईंधन के लिए, घरेलू ईंधन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में ये मेटलिक मिनरल दैट कंटेन आयरन, इसके अंदर आयरन होता है, जैसे एग्जाम्पल आयरन और मैग्नीज।
नेक्स्ट नॉन फेरस में मेटलिक में आयरन नहीं होता है, डज नॉट कंटेन आयरन, इसमें गोल्ड और सिल्वर होता है। ओके स्टूडेंट्स, मेटलिक और नॉन मेटलिक्स यानी कि जिसमें मेटल है, अभी फेरस नॉन फेरस थे, अब जिसमें मेटलिक और नॉन मेटलिक। मिनरल कंटेनिंग मेटल इन रॉ फॉर्म, ये जो मिनरल है ये रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में मिलता है। तो नॉन मेटलिक में ये मिनरल नॉट कंटेनिंग मेटल, इसमें धातु नहीं होती है, इसके अंदर मेटल नहीं पाया जाता है। ये जैसे मेटलिक का बॉक्साइट, आयरन, और नॉन मेटलिक का लाइमस्टोन और जिप्सम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी वीडियो चैप्टर 3 जियोग्राफी। वीडियो को ध्यान से सुनना है और चैप्टर को समझना है। इसके साथ ही मैं मिनरल्स का कि मिनरल्स इंडिया के स्टेट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो मैप की वीडियो भी आपको सेंड करूंगी, वो जो आपके S7 सिलेबस के लिए होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।